नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, L24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर है भारत नेपाल सीमा से, जहां नेपाल पुलिस द्वारा अंधाधुंध फायरिंग में लगभग 18 राउंड फायरिंग किया गया, जिस अंधाधुंध फायरिंग में एक भारतीय व्यक्ति की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। तो बता दें कि लॉकडाउन के तहत इस कोरोना काल में नेपाल भारत बॉर्डर को सील कर दिया गया है, जिसके बाद भारतीयों को नेपाल में जाना या फिर नेपाल में रह रहे लोगों को भारत में आना अलाउ नहीं है। कुछ भारतीय नेपाल के सीमा स्थित खेतों में काम कर रहे थे, जिसे नेपाल पुलिस द्वारा मना किया गया नहीं करने के लिए। इस बात से कुछ विवाद उत्पन्न हो गई उन लोगों की आपस में। नेपाल पुलिस का कहना है कि जिसके बाद ये फायरिंग हुआ। तो बता दें कि इस फायरिंग में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। सीतामढ़ी के पास लालबंदी बॉर्डर की घटना है। नेपाल पुलिस के ताबड़तोड़ फायरिंग से एक भारतीय की मौत हुई है और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। तो बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस गोलीबारी में भारत के एक शख्स की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला भारत नेपाल सीमा सीतामढ़ी के लालबंदी बॉर्डर के पास से जानकी नगर गांव की है। जानकारी के अनुसार नेपाल पुलिस की ओर से तकरीबन 18 राउंड गोली फायरिंग की गई है। दोनों घायलों का इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा पर भारतीय नागरिक तथा नेपाल पुलिस में सीमा में प्रवेश को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद नेपाल पुलिस की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 भारतीय नागरिक घायल हो गए। फायरिंग के बाद सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। नेपाल सीमा में भारतीय नागरिक घुस रहे थे, जिस पर विवाद हो गया। इसी दौरान नेपाल पुलिस के एक जवान और भारतीय नागरिकों में झड़प होने लगी। नेपाल पुलिस का आरोप है कि भारतीय नागरिक द्वारा नेपाल पुलिस के हथियार को छीनकर भागने का प्रयास किया गया, जिसके बाद नेपाल पुलिस की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं 2 घायल हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से भारत नेपाल सीमा सील है। इस दौरान भी भारतीय लोग नेपाल भारत सीमा में जा रहे थे, जिस पर नेपाल पुलिस के जवान ने नेपाल सीमा में जाने से भारतीय नागरिक को रोका और इस पर विवाद उत्पन्न हो गया। मरने वाले भारतीय नागरिक की पहचान जानकी नगर टोले लालबंदी निवासी नागेश्वर राय के 25 वर्षीय पुत्र डिकेश कुमार की गई है, डिकेश कुमार के रूप में की गई है, जबकि घायलों का पहचान विनोद राम के पुत्र उमेश राम तथा सहोरवा निवासी बिंदेश्वर ठाकुर के पुत्र उदय ठाकुर के रूप में की गई है। उदय को दाएं जांघ में, उमेश के दाहिने बाह में गोली लगी है। तो दोनों जख्मियों को इलाज के लिए सीतामढ़ी रेफर किया गया है। वहीं नेपाल पुलिस ने गांव के विशिष्ट राय के पुत्र लगन राय को अपने कब्जे में रखा है और फिलहाल बॉर्डर पर भारतीय एसएसबी और स्थानीय पुलिस लालबंदी दोनों बॉर्डर पर तैनात हैं। जो दूसरे आदमी से झगड़ा हो रहा है बॉर्डर पर, क्या अच्छा, उसी के लिए मेरा देवर दूसरे आदमी उसको फोन कर दिया, इधर आओ ना, से झगड़ा ही ना हो रहा है, ये देख रहा है ना, तो उसी के सशस्त्र वाला गोली चला दिया। तो गोली चला दिया थी, भागा तो उसको पैर में गोली मार दिया। अच्छा। एक आदमी को दरे पर खत्म कर दिया, एक आदमी को और हाथ में लगा हुआ है, 2 आदमी का, एक आदमी का और गोली मार कर नेपाल वाला घींच कर ले गया उधरे। अच्छा। 3 आदमी इधरे आ गया। तो यहाँ पर क्या कितने आदमी के साथ था? अभी के इधर का यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आए हैं, 2 ड्राइवर साहब है, अभी लगा हुआ है स्टोन है, ये है मेरा गोली के पैर में लगा है, से मेरा देवल है। क्या नाम है? देवर उदय ठाकुर नाम है। आपका क्या नाम है? आपका इंद्रासन देवी। कैसे हुआ घटना? घटना हुआ है सर, गया है काम करने खेत में, बॉर्डर साइड में काम कर रहा है। वहाँ पर जैसे कि वहाँ पर काम कर रहा था, वो बोलता है कि नहीं करो नहीं करो, इस बातचीत हुआ है। कमती में लगभग 17-18 गोली चला है वहाँ पर। गोली कौन चलाया है? सशस्त्र वाला नेपाल वाला चलाया है। कितने आदमी काम करने गए? कितने लोग खेत में काम करने गए थे? 5-6 आदमी था। अच्छा, 5-6 आदमी का एक हमारा लड़का को बाबू सीना में गोली लग गई। बाबू आप लड़के के पिता हैं? नाम हुआ आपका? हमारा नाम है नागेश्वर। जो आपके
मृतक पुत्र उनका क्या नाम है? विकेश क्या बजे घटना घटी है? घटना वही 8 साढ़े 8 बजे का करीब है। कितना राउंड गोली चला है? राउंड जैसे कि 16-17 राउंड चला है। बैठा है डंडा, जब डंडा लगा दिया तो इधर से बोला कि सड़क मार जाओ, बोला है इधर से आदमी। इसके बाद उसका गोली चलाने लगा। कहाँ घटना घटा ये? वो दरबार से उत्तर है बॉर्डर पर। कहाँ बॉर्डर कहाँ है? सोनबरसा? जानकी नगर और हनुमान नगर है ना। सोनबरसा में? नहीं, आगे सहोरबा लगा। अच्छा, तो वहाँ क्या बॉर्डर है? थाना के अंतर्गत बॉर्डर पड़ता है। विवाद हुआ तो क्या हुआ? यहाँ विवाद हुए, वही मतलब कि विवाद हुआ। हम तो घर पर थे, वहाँ थे नहीं। सुनने में आया है कि कोई बच्चे बोलने से विवाद हो गया तो मार बैठा। कौन बाढ़ बैठा? पुलिस नेपाल वाला गोली चलाने लगा? हाँ, तो बाद में बोला कि सब बोला कि पकड़ो जाओ, मारता है, तब गोली चलाने। कितना फायरिंग किया वो लोग? 17 फायरिंग हुआ। तो कितने लोग घायल हुए? 4-5 गो हुआ है, 5 गो के 4 गो। किसी की मौत भी हुई है? हाँ, मौत हो गया है। वो सोमवारसा में आकर के आयोग के तो घींच कर ले गया है नेपाल में। अच्छा, जिसको ले गया वो घायल था? हाँ, घायल था। अच्छा, और इसका बाद में दुओ के यहाँ लाया है कि योग ठेला में लगा है, आयोग के बाह में लगा है। अच्छा। खबर है लखौरा थाना से। ध्रुव लखौरा पंचायत ब्रह्मा टोला में दुर्गा सहनी नाम के एक अधेड़ व्यक्ति का बिजली के चपेट में आने से हुई मौत। तो बता दें कि दुर्गा सहनी जो ब्रह्मा टोला लखौरा के निवासी है, जिनकी बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। कोरोना काल में लॉकडाउन बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, जिसके वजह से भारत नेपाल के बॉर्डर को सील कर दिया गया और इस दौरान लगभग 3 महीना गुजर गए। इन 3 महीनों में बॉर्डर से सटे लोगों को जो नेपाल के हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि जब बॉर्डर खुला रहता था भारत नेपाल की, तो वे लोग रोजगार के लिए रक्सौल, छौरादानो, घोड़ासहन, आदापुर, बैरगनिया, पुपरी, दरभंगा, इन सभी बॉर्डर से सटे जिलों में भारत में आकर कार्य करते थे, कुछ रोजगार करते थे, काम करते थे और शाम को लौटते वक्त अपने डेली के रोजी रोटी के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, उन चीज़ों को खरीद कर ले जाते थे। और लगातार 3 महीनों से बॉर्डर बंद होने की वजह से ना तो उन्हें 1 रुपए की आमदनी है, ना ही सामानों की खरीदारी का साधन है, जिस वजह से उन्हें खासा परेशानी झेलनी पड़ रही है। और इस महाविपत में नेपाल के प्रधानमंत्री को चाहिए कि भारत से इस पर वार्ता कर कुछ बॉर्डरों से सामानों की आवाजाही को ले जाने ले आने का कोई उपाय लगाए। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री ओली अपने ही धुन में रमे हैं। वो चीन के बातों में पड़कर चीन के नीतियों पे चल रहे हैं। और इस गंभीर आपदा की स्थिति में भी जहां उन्हें अपने जनता की रोजी रोटी का और उनकी व्यवस्था का ख्याल रखना चाहिए, तो वे लोग अब राजनीति कर रहे हैं। उन्हें अपने राजनीति से फुर्सत नहीं है और देश को लेकर, जमीन विवाद को लेकर जो बहुत दिनों से उस पर कुछ हुआ नहीं था, उस चीज को लेकर गरे मुर्दे को उखाड़ कर वे लोग बेमतलब की राजनीति कर जनता के हितों को फिलहाल नहीं सोचकर देशव्यापी मुद्दों पर आपसी लड़ाई में, राजनीतिक लड़ाई में फंसे हुए हैं। तो बता दें कि अब बॉर्डर से सटे इन मजदूरों को, इन गरीबों का हाल ये है कि वहाँ सामान नेपाल नहीं जाने, चूँकि ज़्यादातर सामान भारत से ही नेपाल को जाता था। जो उनकी आवश्यक चीज़ें हैं, खाद्य सामग्रियाँ हैं, तो वे नहीं जाने से वहाँ स्थिति बहुत खराब है। सामानों के भाव आसमान छू रहे हैं और बहुत सारी ऐसी खाद्य सामग्रियाँ हैं जो वहाँ मिल भी नहीं रहे हैं, जिस वजह से कुछ बॉर्डर इलाकों में लोग छिप कर भारत को आ रहे हैं और सामान खरीदारी कर ले जा रहे हैं। जिस दौरान पुलिस जब गश्ती पे निकलती है या फिर एसएसबी जवान, उनको देखा जाता है, जिसके बाद प्रशासन अपनी कार्रवाई करती है उन्हें पकड़ने की। वे लोग किसी तरह भागकर बॉर्डर पार अपनी जान बचाते हैं, पुलिस के डंडों से बचने की कोशिश करते हैं। जो पकड़े जाते हैं, किसी किसी को 2-4 डंडे लग भी जाते हैं। तो वे लोग फिलहाल, उनकी स्थिति इतना खराब है कि वे लोग पुलिस के डंडे खाने के लिए भी मजबूर है। पापी पेट का जो सवाल है, तो मैं तो यही कहूँगा नेपाल सरकार से और भारत सरकार से कि ये लोग
आपस में बैठकर कुछ सलाह मशवरा कर लोगों के परेशानियों को दूर करे, ना कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में फंसकर इस महाकाल महाविपद में लोगों को और परेशान होने के लिए छोड़ दिया जाए। नेपाल से सटे बिहार के अधिकांश लोग हैं, बिहार के जो नेपाल में रोजगार करते हैं, और बॉर्डर उस पर नेपाल के बहुत सारे लोग हैं जो बिहार में रोजगार करते हैं। खासकर इन गरीब मजदूर लोगों को खासी परेशानी झेलने को मिल रही है इस लॉकडाउन की परिस्थिति में, बॉर्डर सील होने की स्थिति में। खैर बाकी राजनेता लोग खुद समझदार है, वे कुछ न कुछ हल निकालेंगे। यही गुजारिश है उनसे, कुछ न कुछ हल इसका निकाला जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 के चुनावी कार्यक्रम की घोषणा हो गई है, जिसमें 6 चरणों में चुनाव होने हैं। 21 अक्टूबर 2020 से लेकर 20 नवंबर 2020 तक इन चुनावों को 6 चरणों में संपन्न किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 21 अक्टूबर को 47 सीटों पर चुनाव होगी। वहीं दूसरे चरण में 24 अक्टूबर को 45 सीटों पर चुनाव होगी। वहीं तीसरे चरण में 28 अक्टूबर को कुल 48 सीटों पर चुनाव होगी एवं चौथे चरण 1 नवंबर को 42 सीटों पर चुनाव होगी। वहीं पांचवा चरण 9 नवंबर को 35 सीटों पर चुनाव होगी और अंत में छठे चरण की चुनाव 20 नवंबर को 26 सीटों पर होगी। तो ये थे चुनावी कार्यक्रम जो घोषित कर दिया गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर 21 से लेकर 20 नवंबर तक होनी है, उसमें कितने सीटों पर किस चरण में चुनाव होगी उसके बारे में बताया गया है। और विशेष जानकारी मैं फिर अगले न्यूज में दूंगा चुनाव संबंधित। तब तक के लिए नमस्कार।